सवाल है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 101, 103, 105, 107। अब इस चारों में सबसे छोटी संख्या 101 है। अगर 101 अभाज्य संख्या हो जाए तो यही आंसर होगा। चेक कर लेते हैं कि 101 अभाज्य संख्या है या नहीं। अभाज्य संख्या, कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं, इसके को चेक करने का तरीका क्या होता है? तो उस संख्या का वर्गमूल, 101 का वर्गमूल क्या होगा? तो 101 का वर्गमूल होगा 10 दशमलव समथिंग। तो ये नंबर हमको चूज करना है। 10 दशमलव कुछ आ रहा है तो इसको 11 ले लेते हैं अब। तो 2 से लेकर के 11 तक जितने अभाज्य संख्या है, उन अभाज्य संख्या से इसको भाग देकर के चेक करना है। अगर किसी एक संख्या से भाग लग जाएगा तो इसका मतलब ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं तो ये संख्या अभाज्य संख्या होगा। और इसी तरह से बाकी और नंबर को भी चेक करना होगा। और सबके लिए ये 2 से 11 तक ही काम करेगा, चूंकि जो 11 का वर्ग 11 होता है 121 का वर्गमूल। तो 121 तक के संख्या को चेक करने के लिए यही काम करेगा। और 2 से लेकर 11 तक अभाज्य संख्या कौन कौन है? तो 2, 3, 5, 7 और 11 है। तो 11 से तो ऐसे भी भाग यहाँ नहीं लगेगा। तो 2, 3, 5, 7 इससे चेक करते हैं। 2 से इसमें भाग नहीं लग रहा है, 3 से भी नहीं लग रहा है, आप चेक करके देख सकते हो। अन्यथा विभाज्यता का जो नियम है उससे भी चेक किया जा सकता है कि 1 और 1 जोड़ के 2 हो रहा है और 2 में 3 से भाग नहीं लगता है तो 3 से भाग नहीं लगेगा। 5 से भी भाग नहीं लगेगा, क्योंकि 0 या 5 होने चाहिए इकाई के स्थान पर 5 से भाग लगने के लिए। 7 से भाग लगेगा या नहीं, चेक कर लेते हैं। अब चेक कर लो 7 से भाग लगा के। तो 7 से भी इसमें अगर 7 से भाग दे तो दे देते हैं यहाँ पर 101 भागा 7, तो 1, 7 इस तरह से 3, 31 नहीं लगेगा, ये 7 चौका 28। तो इस तरह से अपना ये 101 अभाज्य संख्या हो गया। और जब 101 अभाज्य संख्या हो गया तो अब बाकी कोई संख्या अभाज्य संख्या होगा भी तब भी आंसर 101 होगा। फर्स्ट नंबर इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस ऑप्शन का पहला आंसर हो गया 101। अगला सवाल है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा? अब 1 से लेकर के 10 तक, 1, 2, 3 अप टू 10 तक सबका आपको जोड़ करके लिखना है। तो ये एक छोटा सा संख्या है, आप जोड़ करके लिख सकते हो कितना हो जाएगा। अन्यथा एक फॉर्मूला आपको अगर ज़्यादा बड़ा, अगर 1 से लेकर के 100 तक पूछ दे या 50 तक का सम पूछ दे, या ये पूछ दे कि 1 से लेकर के 500 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना है, तो इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो इसके लिए फिर आपको एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा और वो होता है n+1/2। 1 से लेकर के n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योगफल के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो 1 से लेकर के 10 तक है यहाँ पर, तो 10 हो गया n+1, 10 × 11/2। और अब ये कैलकुलेट करके हो जाएगा 5, 11, 55। तो 55 इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 55। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होती है? अब ये छोटा छोटा संख्या है, इसको आप भाग देकर के बड़े आराम से चेक कर सकते हो चारों को। नहीं तो 4 से विभाज्यता का जो नियम है वो लागू कर सकते हो। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई और दहाई पर के स्थान पर जो संख्या है उससे जो संख्या बन रहा है, मतलब 126 में 26, 130 में 30, 134 में 34 और 136 में 36, इनमें से चेक करना है कि कौन 4 से विभाजित हो रहा है। और यहाँ 9 चौका 36 और बाकी कोई विभाजित नहीं होगा, तो जो 136 है वो 4 से विभाजित होगा। तो इस तरह से 136 अपना आंसर हो गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? एक बार फिर से अभाज्य संख्या चेक करना है। और 1 से यहाँ जो संख्या है वो 100 के आसपास सब है, 87, 93, 91, 97। तो इसको चेक करने के लिए तरीका वही होता है कि आप वर्गमूल कैलकुलेट करो। यहाँ 100 सबसे बड़ा है तो 110 का वर्गमूल, 100 का वर्गमूल 10 होता है, 100 का 10 का स्क्वायर, 10 का वर्ग करने पर 100 हो रहा है।
तो 2, 3, 5, 7 इनमें से अगर जिसमें भाग नहीं लगेगा वो अभाज्य होगा। इनमें से किसी से भाग अगर ना लगे 2, 3, 5, 7 से, 87 में 3 से भाग लग रहा है, 29 या 87। 91 में 7 से लग रहा है, 13 से 91। 93 में 3 से भाग लग रहा है। तो ये तीनों अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको आंसर हो जाने चाहिए। बाकी ये अभाज्य संख्या है भी, ये भी चेक किया जा सकता है कि 2 से भाग नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। 9, 7, 16 हो गया, 16 में 3 से भाग नहीं लगता है, भाग करके भी चेक किया जा सकता है। 5 से भी नहीं लगेगा, तो 5 से भाग लगने के लिए 0 या 5 होने चाहिए इकाई के स्थान पर, और 7 से भी भाग इसमें नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो यहाँ छोटी छोटी संख्या है, इसको 3 से भाग दे करके चेक किया जा सकता है, अन्यथा विभाज्यता का नियम तो है। विभाज्यता का नियम क्या होता है? 3 से विभाज्यता का नियम आपको याद दिला देते हैं। सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, तो यहाँ 9, 3, 12 3 से विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगा। अगला सवाल, ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो 20 से छोटी है? तो 20 से छोटी और अभाज्य 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 हो गए। 1 से लेकर के 10 तक में 4, और 10 से लेकर के 20 तक में ये 4, कुल मिलाकर 8 अभाज्य संख्याएं हैं जो 20 से छोटी है। तो इसका आंसर हो गया 8। अगला क्वेश्चन है, ये एक बड़ा सा संख्या है, में 7 के स्थानीय व अंकित मान में कितना अंतर है? तो यहाँ स्थानीय मान 700 हो गया, और अंकित मान 7, किसी भी संख्या का या अंक का अंकित मान वही होता है। इसी को जातीय मान भी कहा जाता है। तो ये हो गया 693। इसका आंसर हो गया 693। और अब अगला सवाल, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 0, 1, 2, 3, इसमें 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अब ये एक सवाल है, 9 आमों का विक्रय मूल्य 10 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ की गणना कीजिए। उसने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को बराबर कहा है, लेकिन कितना है ये नहीं बताया है। 10, 20, 25, 50 रुपये, 10 आम का जो भी क्रय मूल्य होगा वही 9 आम का विक्रय मूल्य होगा। यहाँ पर आप जो मर्जी, आपको जितना मन हो उतना रुपए आप सपोज कर सकते हैं, उतना रुपए आप मान सकते हैं 10 आम का क्रय मूल्य। तो हम मान लेते हैं x रुपये, ये x रुपये है 10 आम का क्रय मूल्य, और जब ये x रुपये हो गया तो इतना ही है 9 आम का विक्रय मूल्य। अगर 9 आम का विक्रय मूल्य x रुपये है, तो 1 आम का विक्रय मूल्य क्या होगा? x बटे 9 रुपये। अब देखिए वहाँ पर 10 आम है जो व्यापारी ने खरीदा, 9 आम, और 10 आम का 10 आम वो बेचेगा। उसमें से जब 9 आम बिका तो उससे x रुपये वापस जितना क्रय मूल्य था वो मिल गया, और ये x बटे 9 रुपये 1 आम का विक्रय मूल्य। यही जो 1 आम का विक्रय मूल्य है यही उसका लाभ होगा, और लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ x बटे 9 बटे क्रय मूल्य x गुना 100। अब यहाँ जो है ये x ऊपर में है, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसको x बटे 1 लिखा जा सकता है। अब ऊपर ऊपर यहाँ गुना करने का तरीका होता है ना, x बाय 9 जो नीचे में होता है उसको पलट के लिखा जाता है 1 बाय x गुना 100। अब ये x और x कैंसिल हो गया, और ये हो गया 100 बटे 9। 100 बटे 9 को अगर 100 में 9 से अगर भाग दीजिए 11×99, 11.1 बटे 9, 11.1 बटे 9%। यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इसको इस तरह से किया जा सकता है। और अब अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस संख्या को
दो संख्याओं के घन के रूप में अलग अलग तरीके से, दो अलग अलग तरीके से इसने लिखा है, दो अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर रामानुजन संख्या, जो बहुत फेमस संख्या है, जिसे रामानुजन हार्डी संख्या भी कहा जाता है, रामानुजन हार्डी, GH हार्डी, तो वो संख्या है। ये तो याद रहता है लोगों को, 1729 होता है, और ये होता है जो अलग अलग तरीका होता है 10 क्यूब प्लस 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000, और 9 का क्यूब, 9 का घन 729, तो ये हो गया 1729। और दूसरा तरीका 12 का घन प्लस 1 का घन, 12 का घन 1728 प्लस 1 का घन 1, 1729। तो ये दो तरीका है, दो अलग अलग संख्याओं के घन के, निम्नलिखित में से किस संख्या को दो अलग संख्याओं के घन के योग के रूप में होगा, घन के योग के रूप में दो अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। तो इसका ये आंसर हो गया।